Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss about the most important topic of creating an inclusive education. Inclusive education का हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपका बीएड एग्ज़ाम में तो आता ही आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ सीटेट से लेके जितने भी टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इस टॉपिक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कह सकते हैं योगदान इसलिए है क्योंकि आप टीचर ट्रेनिंग कर रहे हो या टीचर का कोई टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, उसका पर्पस क्या होता है कि इन एंड हाउ आपको आगे चल के टीचर बनना है और इन सारी चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो इसका क्या रोल है, आप ये पढ़ क्यों रहे हो, ताकि आप इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लासरूम में कर सको। तो हम इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स से आप क्या समझते हो और ऐसी कौन सी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो, उनकी स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंगली अप्लाई आपको करना होता है क्लासरूम में, ताकि आप उस सिचुएशन को टैकल कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स होते क्या हैं। तो CWSN का मतलब क्या होता है, अ चाइल्ड हु रिक्वायर स्पेशल एजुकेशन। ऐसा चाइल्ड जो स्पेशल एजुकेशन रिक्वायर करता है। अब वो दो केसेस में हो सकता है। पहला केस क्या होगा, मे हैव, मतलब उसमें क्या होगा, मे हैव लर्निंग डिसेबिलिटी, उसमें कोई लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, मतलब कि या कुछ याद करने में असक्षमता होगी, इंटेलेक्चुअल इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ होंगी, मतलब किस सिचुएशन में किस तरीके से आपको टैकल करना है, एक्सप्रेस करना है, वो उस तरीके से नहीं कर पाता होगा। मान लीजिए कोई एक बच्चा है 4 इयर्स का, ठीक है, वो अपने आप अपनी सारी ड्रेसिंग सेंस सब कुछ कर लेता है, और वहीं एक बच्चा है जो 4 इयर्स का ही है लेकिन उसको डिफ़िकल्टी आ रही है ड्रेसिंग करने में, या जो उसकी खुद की डेली रूटीन की चीज़ें हैं वो करने में उसे प्रॉब्लम फेसिंग हो रही है। तो इट मीन्स कि ही नीड्स सम स्पेशल अटेंशन, और ये टैकल करना इम्पॉर्टेंट होता है एट राइट एज, ताकि आप उसको एक राइट थेरेपी के द्वारा क्या कर सको, उसको सही कर सको। तो इसलिए ऐसे चिल्ड्रंस की रिकॉग्निशन करना इम्पॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद आपका इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ जो फेस करते हैं, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इमोशनली कैसे टैकल करना है, छोटी छोटी चीज़ें उनके दिल पे लग जाती हैं। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें वो नॉर्मल बच्चे से थोड़े या तो कमज़ोर होते हैं या चीज़ों को सही टाइमली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या आते हैं, आपके अंडर आते हैं, चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स में आते हैं। एंड द सेकंड केस जो बहुत इग्नोर्ड होता है स्पेशल एजुकेशन की, जब हम बात करते हैं कि ये चीज़ समझी जाती है कि ऐसे भी बच्चे जो स्पेशल एजुकेशन का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि आप उन बच्चों को ही टैकल करें जो आपके मतलब कुछ स्पेशल अटेंशन रिक्वायर करते हो, अगर उनमें कुछ डिसेबिलिटी हो। वहीं ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके अंदर कुछ गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ होती हैं, वो अपनी एज से ज़्यादा आपका क्या करते हैं, चीज़ों को करते हैं। तो उन बच्चों को भी स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है, ताकि आप उनके एनर्जी को चैनलाइज करके राइट डायरेक्शन में लेके जा सको और उनको एक मोटिवेशन दे सको। तो मोटिवेशन जो होता है आपका, मोटिवेशन दोनों को ही चाहिए होता है। ठीक है, केस 1 में भी चाहिए होता है एंड केस 2 में भी चाहिए होता है, तो दोनों में ही मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एजुकेटर का रोल क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, पेरेंट्स का जो दायरा होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। वो अपने बच्चे को ही देख रहे हैं, 2 साल का बच्चा है, उसकी मदर उसकी टेक केयर कर रही है, तो वो उतनी जल्दी रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाती है। इन द अदर वे टीचर्स क्या होती हैं, जब क्लासरूम में 4 बच्चों को एक बच्चों को देखती हैं, उसमें वो उनके लिए ये रिकॉग्नाइज़ करना बहुत ही आसान होता है कि एक बच्चा जो सेम एज का है वो किस तरीके से सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहा है और ये दूसरा बच्चा कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसके अंदर क्या इनकैपेबिलिटीज़ आ रही हैं, तो उसको क्या थेरेपी की ज़रूरत है। तो इसलिए टीचर्स को ये सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी होता है, ताकि वो राइट टाइम पे चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करके एक रेमेडी प्रोवाइड करवा सकें।
ठीक है, वो कंसल्टेंट्स थ्रू पेरेंट्स हो सकता है या कुछ हो सकता है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, WHO ने क्या किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपका, उन्होंने इस कैटेगरी को जो SEN, वैसे स्टूडेंट्स जिनको SEN की कैटेगरी में आते हैं, स्पेशल एजुकेशन नीड जिनको होती है, उसको उन्होंने 3 टर्मिनोलॉजीज़ में डिवाइड किया है। ठीक है, फर्स्ट वन हमारी आती है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी, अब डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी पर्सन जिसके अंदर कुछ असक्षमता हो, चाहे उसके संज्ञान में, उसके शारीरिक रूप में, उसके बौद्धिक विकास में, तो वो सारी चीज़ें जो आती हैं डिसेबिलिटी में आती हैं, कि मतलब वो किसी न किसी चीज़ से क्या है, डिसेबल्ड है, वो उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं। ठीक है, इम्पेयरमेंट क्या होता है, जब उस डिसेबिलिटी के अंदर ही मान लीजिए उसको सुनने की असक्षमता है, तो वो क्या है, इम्पेयरमेंट क्या आता है आपका, उस चीज़ में आता है कि जिसमें आपका कोई फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल यूनिट में कुछ डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। ठीक है, फंक्शनल यूनिट से ये रिलेटेड होता है, लाइक आपके ऑर्गन, जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उसमें कुछ डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, तो ये फंक्शनल से आपका इम्पेयरमेंट रिलेटेड होता है। और हैंडीकैप क्या होता है, उस पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है, जिसको स्पेशल नीड की ज़रूरत है, उस पर्टिकुलर पर्सन को जो एक सोसाइटी, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, उस सोसाइटी में किस नज़रिए से उसको देखा जा रहा है, किस तरीके से उसके साथ डील किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी आती हैं, किस में आती हैं, ये हैंडीकैप में आती है। कि मतलब जैसे हैंडीकैप पर्सन क्या, PWDs हैंडीकैप पर्सन को क्या कहते हैं, जैसे कि एक पर्सन है, ठीक है, जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है बहुत हाई है, एक पर्सन है जो उससे थोड़ा कम इंटेलेक्चुअल लेवल का है, तो एक सोसाइटी जिस नज़रिए से इन दोनों को कंपेयर करती है, वो डिसाइड करता है कि वो हैंडीकैप है या नहीं है। ओके, तो ये टर्मिनोलॉजीज़ बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं, आपकी कंफ्यूजिंग होती है, बट यू शुड नो कि देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन दीज 3 टर्मिनोलॉजीज़। ओके, फिर उसके बाद हमारी कुछ टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ हैं, लाइक हमारी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। जब आपकी संज्ञानात्मक कुछ डिसेबिलिटी होती है, तो उसे आप किस में इंक्लूड करते हो, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में यूज़ करते हो। फिर इम्पेयरमेंट आ जाता है हमारा, जैसे कि इम्पेयरमेंट में हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, किसी को सुनने में कुछ असक्षमता हो सकती है, विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है, स्पीच में कभी कभी होता है, कुछ बच्चों को बोलने में डिफ़िकल्टी होती है, तो आपका स्पीच में आ जाता है। देन आवर थर्ड वन इज़ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मतलब जब आप फिज़िकली इनएबल हो फॉर द मूवमेंट, किसी ऑर्गन से, मतलब आपका ना हाथ काम नहीं कर रहा है, आपको चलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो डिस्प्लेसमेंट प्रॉब्लम जब आती है, तो वो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ में आता है। जब आप अपने ग्रॉस या फाइन मोटर स्किल्स की नहीं प्रॉपरली टाइमली उसको कर पाते हो, सही से पेन नहीं पकड़ना, ठीक है, सही से चल नहीं पाना, तो वो सारी आपकी डिसेबिलिटीज़ किस में आती हैं, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी आती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसेबिलिटीज़ लर्निंग डिसेबिलिटी, जो आपके हर टेट एग्ज़ाम में पूछी जाती है, बीएड में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लॉन्ग आंसर में आता है, तो प्रॉपरली, हाँ शॉर्ट टर्म कभी कभी आ सकता है, तो आ सकता है, लेकिन आपके सारे टेट एग्ज़ाम्स में लर्निंग डिसेबिलिटी 1 नंबर क्वेश्चन इज़ मस्ट, whether you are going to give CTET, whether you are going to give DSSB, whether you are going to give KVS, NVS, any exam. So learning disability is the most important topic, जो आपका है डिसलेक्सिया, एग्जाम्पल के तौर पे डिस्मोर्फिया। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी लिस्ट है, इस वीडियो में कवर अप नहीं हो जाएगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो डिसलेक्सिया, डिस्मोर्फिया, ये सारी कुछ आपकी डिसेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, ऑटिज़्म, तो ये सारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी पे आती हैं। यानी बच्चे को कोई चीज़ में प्रॉब्लम हुई, जैसे लिखने में प्रॉब्लम है, अपनी बॉडी को देख के कभी कभी उसको लगता है कि मैं कितना मोटा हूँ, मतलब बहुत सारी ऐसी डिसेबिलिटीज़ है जो हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें अभी हम स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर भी एक नई वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हाँ कौन सी डिसेबिलिटी को किस तरीके से हम टैकल करते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।